दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आशीष शॉर्ट्स में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री, जिसका पहला चैप्टर जिसका नाम है ईंट मनके और अस्थियाँ, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने पूरा नोट्स बनाया है ये पूरा एनसीईआरटी बेसिस पे है। तो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में यदि आपका एग्ज़ाम में एनसीईआरटी की किताबें चलती है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा पहला टॉपिक है कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो हड़प्पा सभ्यता है क्या, तो इसके बारे में जानते हैं। पहले ऐसे माना जाता था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता ये जो है विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। लेकिन 1920 के दशक में जब हड़प्पा की खोज हुई, उसके बाद से यह ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता जैसी कोई सभ्यता अस्तित्व में थी। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जो हड़प्पा सभ्यता है, जब इसकी खोज नहीं हुई थी उससे पहले इतिहासकार मानते थे कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है या मिस्र की सभ्यता है और जो चीन की सभ्यता है ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है, इससे पहले और कोई सभ्यता नहीं थी। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तब ऐसा ये जो इतिहासकार का जो भ्रम था वो टूट गया और अब से हड़प्पा सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम सभ्यता माना गया। दोस्तों, ये जो हड़प्पा सभ्यता इसकी खोज कैसे हुई इसको जानते हैं। तो लगभग 160 साल पहले पंजाब, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ पर पहले रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। उस समय क्या हुआ कि कुछ स्थान पर खुदाई का कार्य चल रहा था। उत्खनन कार्य के दौरान कुछ इंजीनियरों को अचानक पुरास्थल मिला। यह स्थान आधुनिक समय में पाकिस्तान में है। उन कर्मचारियों ने इसे खंडहर समझ लिया और यहाँ की हजारों ईंटें उखाड़कर यहाँ से ले गए और ईंटों का इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने में किया गया। लेकिन वह यह नहीं समझ पाए कि ये जो है कोई सभ्यता का है। दोस्तों, यहाँ पे जो कि पंजाब, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में, यहाँ पे जो जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उस समय इन इंजीनियरों को कुछ हड़प्पा का पुरस्थल मिला, अर्थात कुछ ईंटें मिली। लेकिन ये ईंटों को नहीं समझ पाए और इसको इग्नोर करके अपना कार्य जो है उसको पूरा किए। तो इन लोग को ये पता नहीं चल पाया कि ये जो ईंटें हैं कोई प्राचीन सभ्यता की है, कोई सभ्यता की है, ये इन लोग को पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, आगे है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में की। दोस्तों, जो कि यहाँ पे मैंने एक टेबल बना दिया है जो कि आपको याद करने में आसानी होगी। ये जो है खोजकर्ता मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे स्थान और यहाँ पे वर्ष लिखा है। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे दयाराम साहनी, जो कि हड़प्पा की खोज हुई, हड़प्पा की खोज की जो कि पाकिस्तान में है। और कब की ना, 1921 में की। और रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की जो कि पाकिस्तान में है, और ये कब की ना, 1922 में। ठीक है, और ये दोनों जो खोज की इसके किसके नेतृत्व में की ना, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये जो मैंने एक चित्र दिया है ये जो है एक हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा चित्र है, और नीचे मैंने एक मोहनजोदड़ो का चित्र दिया हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, ये जो चित्र है ये मोहनजोदड़ो का है। और दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे होंगे ये एक स्नानघर है, जो कि आप देख पा रहे हैं चारों तरफ से गली है बीच में। ठीक है, और यहाँ पे पानी हुआ करता था और यहाँ पे सीढ़ी से आप उतर के यहाँ पे आप कुछ और दोस्तों को नहा सकते थे। लेकिन ये जो है कुछ अनुष्ठान कार्य के लिए यूज किया जाता था, जैसे कि यज्ञ हो गया, इस तरह का कुछ कार्य के लिए ये स्नानघर का यूज किया जाता था। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, इस कहानी जानते हैं कि किस प्रकार से इसका खुदाई हुआ हड़प्पा सभ्यता का। 1921 में दयाराम साहनी ने नामक स्थल की खुदाई करवाई और हड़प्पा की मोहर खोज ली। ठीक है दोस्तों, 1922 में रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर उत्खनन किया और इन्होंने वैसे ही मोहर खोज ली जैसे हड़प्पा में मिली थी। दोस्तों, जो दयाराम साहनी है वो हड़प्पा की खुदाई किया और वहाँ पे कुछ मोहर मिला। ठीक है दोस्तों, और ये रखलदास बनर्जी है ये मोहनजोदड़ो की खुदाई की और उसमें भी आप इनको मोहर मिला, और दोनों मोहरों को जब मिलाया गया तो मतलब दोनों जो है एक ही जैसा, दिखने में एक ही जैसा था। तो इन लोग को लगा कि ये जो है एक ही सभ्यता की थी। ठीक है दोस्तों, और 1921 में अर्थात सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, इसलिए इस सभ्यता का नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद है
कि यह अनुमान लगाया गया कि यह दोनों क्षेत्र एक ही संस्कृति के भाग है। इसके बाद सन 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। ठीक है दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे कि 1921 में हड़प्पा की खोज हुई, 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की और 1924 में जो जॉन मार्शल थे इन्होंने पूरे विश्व के सामने इसकी घोषणा की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब ये जो हड़प्पा सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता का नामकरण इसका देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर हुई, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। दोस्तों मैंने इससे पहले भी आपको बता दिया हूँ कि जो हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा। तो सबसे पहले 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई सबसे पहले, उसके बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई, लेकिन पहले हड़प्पा की खोज हुई, इसलिए इसका पूरा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यह सभ्यता सिंधु घाटी के किनारे बसी एक सभ्यता थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। ये जो सभ्यता है ये सिंधु घाटी नदी के तट पर स्थित थी, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो दोस्तों यदि आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों आप बताइएगा कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। और क्यों जाना जाता था? क्योंकि ये जो है सिंधु घाटी के किनारे बसी थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है कि हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके। जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो अपना गुजारा कैसे करते थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये गुजारा कैसे करते थे ना, पहले कृषि इन लोग को कृषि आती थी, इन लोग कृषि करते थे, इन लोग पशुपालन भी करते थे, इन लोग व्यापार भी करते थे और इन लोग जो है शिकार भी करते थे। ठीक है दोस्तों, तो इसके जरिए आप इनका निर्वाह किया जाता था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल में रहने वाले लोग कृषि करते थे, जैसे गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरे, चावल, इस सब की खेती ये लोग क्या करते थे। ठीक है दोस्तों, और हड़प्पा स्थलों से जानवरों की हड्डी प्राप्त हुई है। इससे पता चलता है कि यह लोग जानवरों को पाला करते थे। ठीक है दोस्तों, और इस सभ्यता के लोग मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर इन लोग का पालन करते थे। यहाँ मछली और पक्षियाँ की हड्डियाँ भी मिली है। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा वासी जो है जानवरों का मांस भी खाते थे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी। जो कृषि करते थे उन लोग का कृषि करने का तरीका किस तरह के था, तो चलिए दोस्तों इसको जानते हैं। हड़प्पाई मोहर में वृषभ अर्थात बैल की जानकारी मिलती है। कैसे मिलती है ना, हड़प्पा जो मोहर होता है दोस्तों, मैं आपको बाद में आपको इसका हड़प्पाई मोहर दिखाऊंगा, उसमें जो है एक बैल का चित्र मिला है। उससे यह अनुमान इतिहासकार जो है यह अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा निवासी जो है खेती जोतने में बैल का प्रयोग करते थे। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट है हमारा कि इतिहासकारों को चोलिस्तान जो कि पाकिस्तान में और बनावली जो कि हरियाणा में से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि खेतों में हल के द्वारा जुताई की जाती थी। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट है कि कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, वहाँ पे जुते हुए खेत के प्रमाण भी मिले हैं, जहाँ अनुमान लगाया गया है कि एक साथ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बताया गया कि जो चोलिस्तान जो कि पाकिस्तान में है और जो बनावली जो कि हरियाणा में, वहाँ पे मिट्टी के हल मिले हैं। ठीक है दोस्तों, और इससे यह अनुमान लगाया गया है कि खेतों में हल का प्रयोग किया जाता था जुताई के लिए। और दोस्तों नेक्स्ट है कि हमारा कि कालीबंगा जो है वहाँ पे जुते हुए खेत के प्रमाण भी मिले हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है लोग लकड़ी के हत्थों। दोस्तों यहाँ पे गलती से मिस्टेक हो गया होगा, यहाँ पे हत्थों से बनाए गए एक पत्थर के फलकों का प्रयोग फसल कटाई में करते थे। दोस्तों इस तरह से होता था, एक लकड़ी का हत्था और इसमें पत्थर का कुछ नुकीला जैसा बनाया जाता था और इसी तरह से इसकी फसल की कटाई की जाती थी। ठीक है दोस्तों, और इसमें है नेक्स्ट है
कि खेतों में सिंचाई की आवश्यकता भी पड़ती थी, जिसके लिए नदी नहर से पानी लाया जाता था। दोस्तों यहाँ पे सिंचाई के लिए नदी से और नहर से पानी लाया जाता था, ठीक है। और अफगानिस्तान में सोतुगई से नहर के कुछ सबूत मिले हैं। कुछ स्थानों में कुएं से भी पानी लाया जाता होगा। धोलावीरा में जलाशय के प्रमाण मिले हैं। शायद इनका प्रयोग भी कृषि में किया जाता होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो जुताई और मतलब सिंचाई होता था उसके यहाँ पे साक्ष्य भी मिले हैं, जैसे कि सोतगोई में नहरों के सबूत मिले हैं और कुएं भी मिले हैं दोस्तों, कि जैसे कि सिंचाई में कुएं का भी प्रयोग किया जाता था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र विस्तार। जो हड़प्पा सभ्यता जो है दोस्तों, ये जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो था वो त्रिकोणीय आकार का था। अर्थात आप अगर चित्र में, अगर आपके पास भारत मतलब आपके पास विश्व का मैप होगा तो आप देख पा रहे होंगे कि जो कि सुत कांगेडोर जो कि पाकिस्तान में है, मांडा जो कि कश्मीर में है, और आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, और देमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है दोस्तों। जैसे कि आप पाकिस्तान से कश्मीर, कश्मीर से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र, इस तरह से आप मिलाइएगा दोस्तों तो ये एक त्रिकोणीय आकार का हुआ, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसका जो मतलब क्षेत्र विस्तार था वो त्रिकोणीय आकार का था, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है मोहनजोदड़ो। ये जो है हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्र का विकास था। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, लेकिन सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल जो था वो था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के दो महत्वपूर्ण केंद्र थे, वो थे एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। दोस्तों पहले हड़प्पा की खोज हुई, लेकिन हड़प्पा से भी एक प्रसिद्ध पुरास्थल था जो कि था मोहनजोदड़ो, ठीक है दोस्तों। और जो हड़प्पा संस्कृति के दो जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं वो है एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है पुरा स्थल। तो पुरा स्थल किसे कहा जाता है इसको जानते हैं। पुरा स्थल ऐसे स्थल को कहते हैं जिस स्थल पर पुराने औजार, बर्तन, जिसे मृत भांड भी कहते हैं, इमारतें, इनके अवशेष प्राप्त होते हैं। जहाँ पे औजार मिल गए, बर्तन मिल गए, इमारतें, इसका जो अवशेष प्राप्त होता है उसी को पुरास्थल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है कि इनका निर्माण यहाँ रहने वाले लोगों अपने लिए क्या करते थे, ठीक है, जिन्हें छोड़कर वह कहीं चले गए हैं। हजारों वर्षों के बाद यह अवशेष जमीन के ऊपर या अंदर पाए जाते हैं। यह एक नियोजित शहरी केंद्र था। यहाँ भवनों के निर्माण से पहले इसका पूरा नियोजन किया जाता था। ये जो आप शहर देखते होंगे, जैसे कि हो गया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये जो है ये एक नियोजित शहरी केंद्र था, ठीक है दोस्तों। पहले इसका नियोजन इसका प्लानिंग किया जाता था, ठीक है दोस्तों। पहले इसमें नाली बनाया जाता था, नाली के साथ साथ इसमें गली बनाया गया, उसके बाद बगल बगल में घर बनाया जाता था, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दोस्तों यहाँ पे दो बस्तियाँ हुआ करती थी, ठीक है दोस्तों। एक हुआ करता था दुर्ग और एक हुआ करता था निचला सर, जैसे कि आप स्क्रीन में इनका चित्र देख पा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये देख पा रहे होंगे, ये जो चित्र देख पा रहे होंगे ये है जो दोस्तों दुर्ग का चित्र, जो कि एक छोटा शहर था। और दोस्तों हमारा दूसरा जो शहर है वो है निचला शहर, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये है निचला शहर, ठीक है दोस्तों। ये जो निचला शहर था ये दुर्ग के मामले में बहुत बड़ा था, ठीक है दोस्तों। और इसको जानते हैं दुर्ग के बारे में और निचले शहर के बारे में। तो दुर्ग जो होता था ये एक छोटा था, ठीक है दोस्तों, लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था। दुर्ग ऊंचे इसलिए थे क्योंकि यहाँ पर बनी संरचना कच्चे ईंटों के चबूतरे पर बनाई जाती थी, ठीक है दोस्तों। दुर्ग जो था उसके चारों तरफ दीवारों से घिरा गया था, ठीक है। यह दीवार इसे निचले शहर से अलग करती थी, अर्थात जो निचला शहर था उससे इसको अलग करता था। दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। ये जो दुर्ग है यहाँ पे विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन होता था, विशिष्ट प्रयोजन के लिए यहाँ पे कार्य किया जाता था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है जैसे कि आप माल गोदाम देख लीजिए। माल गोदाम जो है इसका निचला
मतलब जो निचला हिस्सा होता था वो ईंट से बनाया जाता था। इसके साक्ष्य भी मिले हैं और इसका ऊपरी हिस्सा नष्ट हो गया है, जो संभवतः लकड़ी का बना होगा। ठीक है दोस्तों, ये एक अनुमान लगाया गया है। ठीक है, जैसे कि आप नेक्स्ट देख लीजिए, विशाल स्नानघर। ठीक है दोस्तों, यह आंगन से बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारों से हुआ करता था। दोस्तों मैंने पहले आपको आपको एक चित्र दिखाया था मोहनजोदड़ो का, उसी में मैं आपको बताया था कि यहाँ पे एक स्नानघर होता था, चारों तरफ से गलियारा होता था। दोस्तों वही चित्र यहाँ पर भी मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके उस टाइम आप देख सकते हैं जिस टाइम मैंने आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, जलाशय तक जाने के लिए इसमें सीढ़ियाँ भी बनी हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, जलाशय से पानी एक बड़े नाले द्वारा बहा दिया जाता था। यह एक अनोखा संरचना था। ठीक है, संभवतः इसका उपयोग अनुष्ठान के स्नान के लिए किया जाता होगा। दोस्तों ये जो स्नानघर था इतना बड़ा और इतना अनोखा, वो कोई अनुष्ठान कार्य के लिए किया जाता होगा, जैसे कि यज्ञ हो गया, इस तरह से कुछ अनुष्ठान कार्य के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं निचला स्तर के बारे में। दोस्तों निचला स्तर जो था, ऐसा माना जाता है कि निचला शहर में आवासीय भवन थे। ठीक है, निचला शहर दुर्ग के मुकाबले बहुत ही अधिक बड़ा था। ठीक है, निचले शहरों को भी दीवार से घेरा गया था। यहाँ भी कई भवन को ऊंचे चबूतर में बनाए गए थे। दोस्तों दुर्ग जो था उसमें सारे भवन ऊंचे चबूतर में बनाए गए थे, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ जो भवन थे वो उसे ऊंचे चबूतर में बनाए गए थे। अर्थात कोई जो खाली जगह है उस पर आप ईंटा से उसको थोड़ा सा ऊंचा कर दीजिए, उसके बाद आप भवन बनाइए, उसे उसी को ऊंचा, उसी का मतलब होता है ऊंचा चबूतर। ठीक है दोस्तों, यह चबूतरे नींव का काम करते थे। इतने बड़े क्षेत्र में भवन निर्माण में बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग का जल निकासी व्यवस्था। ये जो है बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अच्छी ढंग की थी। दोस्तों इसको आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझिए। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की अनूठी विशेषताओं में जल निकास प्रणाली भी थी। हड़प्पा शहरों में नियोजन के साथ जल निकासी की व्यवस्था की गई थी। सड़क और गलियारों दोनों को ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। यह एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से था इन लोग का जो सड़क था, इस तरह से था। ठीक है, जो कि एक 90 डिग्री समकोण पर काटती थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पाई भवन को देखकर ऐसा पता लगा है कि पहले यहाँ के नालियों के साथ गलियारें बनाई गई थी। ठीक है, इसके बाद गलियों में अगल बगल मकान बनाए गए थे। यहाँ पे पहले क्या होता था दोस्तों कि पहले नाले के साथ साथ गली बनाया गया, उसके बाद अगल बगल में घर बनाया जाता था, जो कि एक अद्भुत बात थी। ठीक है दोस्तों, इसमें आगे है, प्रत्येक घर का गंदा पानी इन नालियों के जरिए बाहर चला जाता था। यह नालियाँ बाहर जाकर बड़े नालियों से मिल जाती थी, जिससे सारा पानी नगर के बाहर चला जाता था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक नाली बनाया जाता था, उसके ऊपर एक ढक्कन रखा जाता था, उससे पानी जाता था और वो जो है आगे के बड़े नालियों से मिलके शहर से बाहर चला जाता था। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गृह स्थापत्य कला। दोस्तों इसको जानते हैं, मोहनजोदड़ो के निचले शहर में आवासीय भवन थे। मैंने आपको बताया यहाँ के आवास में एक आंगन और उसके चारों ओर कमरे बने थे। आंगन खाना बनाने और कताई करने के काम आते थे। यह एकांतता का ध्यान रखा जाता था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। दोस्तों यहाँ जो है एक बहुत ही प्राइवेसी होती थी, और ये जो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता था कि बीच बीच में आंगन होता था और चारों तरफ से कमरा होता था। ठीक है दोस्तों, चारों तरफ से कमरा होता था, और इसमें क्या होता था, जो कि फर्स्ट फ्लोर होता था, अर्थात जो कि से ग्राउंड लेवल कहा जाता है, ग्राउंड लेवल, उस पर जो है खिड़कियाँ नहीं होती थी। खिड़कियाँ क्यों नहीं होती थी दोस्तों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति वहाँ से मतलब बाहर तरफ से इधर से उधर जाता होगा तो वो अंदर में क्या हो रहा है, घर के अंदर क्या हो रहा है, इसको वो नहीं पता चल सके उसको, इसलिए यहाँ जो ग्राउंड लेवल होता था उसमें खिड़कियाँ नहीं हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्य द्वार में
कोई घर के अंदर या आंगन को नहीं देख सकता था। हर घर में अपना एक स्नानघर होता था जिसमें ईंटों का फर्श होता था। स्नानघर का पानी नाली के जरिए सड़क वाली नाली पर बहा दिया जाता था। दोस्तों मैंने आपको बताया कुछ घरों में छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। कई घरों में कुएं भी मिले हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कुएं एक ऐसे कमरे में बनाए जाते थे जिससे बाहर से आने वाले लोग भी पानी पी सके। ठीक है दोस्तों, कुआं एक ऐसा कमरा में बनाया जाता था कि यदि कोई बाहर से व्यक्ति आया तो वो भी पानी पी सके। ठीक है, अनुमान लगाया गया है कि मोहनजोदड़ो में कुल लगभग 700 कुएं थे। ठीक है दोस्तों, आपको यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं मिले हैं तो दोस्तों आपको बताना है लगभग 700। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा हड़प्पाई समाज में भिन्नताओं का अवलोकन। दोस्तों समाज कोई भी हो, इसमें भिन्नता तो होती ही है। कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब है। ठीक है दोस्तों, ये तो आप भी जानते होंगे और यहाँ पर भी ऐसा ही था। तो जो चलिए दोस्तों इसको भी जानते हैं। दोस्तों इसमें है हर समाज में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं होती थी। इन भिन्नताओं को जानने के लिए इतिहासकार कई तरीकों का प्रयोग करते थे, जैसे कि हो गया सावधान का अध्ययन। सावधान मतलब क्या होता है ना, इसका अंतिम संस्कार, जो भी कोई मर जाता था उसका अंतिम संस्कार किस प्रकार से होता है, तो इसको भी देखते हैं क्या होता था। दोस्तों इसमें हड़प्पा सभ्यता में लोग अंतिम संस्कार व्यक्ति को दफनाकर करते थे। कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि कई कब्रों की बनावट एक दूसरे से भिन्न थी। ठीक है दोस्तों, कई कब्रों में ईंटों की चिनाई की गई है। कई कब्रों में मिट्टी के बर्तन तथा आभूषण भी दफनाए जाते थे। शायद ऐसा मतलब यह लोग पुनर्जीवन पर विश्वास रखते थे। दोस्तों यदि कोई मर जाता था तो उसको दफनाया जाता था, उसके साथ साथ कोई आभूषण की चीज़ मतलब कोई ऐसी चीज़ मिट्टी की चीज़ या फिर आभूषण हो गया, ये सब उसके साथ दफनाया जाता था। क्यों दफनाया जाता था? क्योंकि इन लोग को पुनर्जीवन पर विश्वास होता था। क्योंकि इन लोग को लगता था कि ये जो व्यक्ति है ये मर जाएगा तो उसके बाद फिर इसका जन्म होगा, तो ये जो वस्तु मैं आपको मतलब इसके साथ जो दफनाया जा रहा है तो ये इन लोग का उपयोग में आएगा, इसलिए इन लोग इसको दफनाया करते थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है यह सोचकर दफनाते थे कि मृत्यु के बाद इन वस्तुओं का प्रयोग किया जाएगा। पुरुष तथा महिला दोनों के कब्रों में आभूषण मिले हैं। कुछ कब्रों में तांबे के बर्तन मनके से बने आभूषण भी मिले हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है मिस्र के विशाल पिरामिड हड़प्पा सभ्यता से समकालीन थे। दोस्तों ये जो मिस्र की सभ्यता मैंने आपको बताई उसमें किस तरह का अंतिम संस्कार होता था, सावधान होता था। तो इसमें क्या बताया गया है कि इनमें से कई पिरामिड राज्य के सावधान थे। दोस्तों इसमें जो एक पिरामिड बनाया जाता था उसमें राजा के परिवार से कोई भी मरता था तो उसमें दफनाया जाता था और उसमें धन संपत्ति भी दफनाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, और इसे देखकर ऐसा लगता था कि हड़प्पा के निवासी मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास नहीं रखते थे। जो मिस्र के राजा के कोई भी परिवार के कोई भी सदस्य यदि मर जाते थे तो उसके साथ धन संपत्ति दफनाया जाता था, लेकिन जो हड़प्पा के निवासी थे वो जो है बहुमूल्य वस्तु नहीं दफनाते थे और इसमें विश्वास भी नहीं रखते थे। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा विलासिता की वस्तुओं की खोज। ठीक है दोस्तों, एक होती है उपयोगी वस्तु और एक होती है विलासिता वस्तु। एक उपयोगी वस्तु जो कि आप लोग रोज हम लोग उपयोग करते हैं, रोजमर्रा की ज़िंदगी में उपयोग करते हैं, लेकिन एक विलासिता होता है जो कि कीमती होती है, महंगी होती है, जिसे हम लोग उतना यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको जानते हैं। सामाजिक भिन्नताओं को पहचानने का एक तरीका है उपयोगी और विलास की वस्तुओं का अध्ययन करना। ठीक है, इसका पॉइंट्स क्या है दोस्तों, इसको जानते हैं। इसमें है उपयोगी वस्तुएं वह होती है जो रोजमर्रा में उपयोग लाई जाती है, जैसे कि हो गया चक्कियाँ, मिट्टी के बर्तन, सुई इत्यादि। ठीक है दोस्तों, यह वस्तु है पत्थर या मिट्टी जैसी सामान्य पदार्थ से बनाई जाती थी। यह वस्तुएं सामान्य रूप से आसानी से उपलब्ध होती थी। ऐसी वस्तुएं जो आसानी से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ना हो, जो महंगी तथा दुर्लभ हो,
दुर्लभ हो ऐसी वस्तुएं पुरातात्विक कीमती होती है, जैसे कि हो गया फ्यांस का पात्र। दोस्तों मैं आपको फ्यांस का पात्र बाद में इनका चित्र भी दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कि जो फ्यांस के पात्र होते थे वो बहुत ही कीमती होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि इसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। जैसे कि इसको बनाने का प्रोसेस क्या है दोस्तों ना, घिसी हुई रेत ले लीजिए आप, उसके बाद रंग रंग और चिपचिपा पदार्थ लीजिए और उसको मिश्रण करके इसको पकाकर बनाया जाता था, ठीक है दोस्तों। ऐसे महंगे दुर्लभ वस्तु से बनी वस्तुएं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में से मिली है, ठीक है दोस्तों। छोटी बस्तियों में यह बहुत ही कम मिलती है। सोना भी दुर्लभ शायद आज के जैसे ही महंगा रहा होगा। जैसे कि आज आप जानते होंगे सोना का कीमत कितना है, उसी प्रकार से उस समय भी सोना का महत्व होता हुआ करता था, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल बताया है, ठीक है दोस्तों। इसमें मैं आपको सारा स्थल तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कोई जो प्रमुख स्थल है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, प्रमुख स्थल इस तरफ लिखे हैं दोस्तों। वर्तमान में वो किस जगह पे स्थित है, जैसे कि लोथल हो गया वो गुजरात में है, कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, नागेश्वर जो कि गुजरात में है, धुलावीरा जो कि गुजरात में है, चौंदरो जो कि पाकिस्तान में है। दोस्तों ये जो जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको सारा याद होना चाहिए, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कि जो बालाकोट है वो पाकिस्तान में है, कोडरी जो कि पाकिस्तान में है, राखी कड़ी हरियाणा में है, बनावली हरियाणा में है, सूरकोटड़ा जो कि गुजरात में है, रोपड़ जो कि पंजाब में है। दोस्तों आगे और भी स्थल है जो कि देख पा रहे हैं आप स्क्रीन में। आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, मांडा जो कि कश्मीर में है, और सूट कांगेडोर जो कि पाकिस्तान में, ठीक है दोस्तों। इतना ही मैं आपको बता रहा हूँ, इतना ही प्रमुख स्थल माना जाता है हड़प्पा सभ्यता के। और किस जगह पे मैंने आपको ये भी बताया दोस्तों, ये जितना भी मैंने स्थल बताया आपको याद होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम लोग जानेंगे शिल्प उत्पादन के बारे में, ठीक है दोस्तों। शिल्प उत्पादन जो है, ये जो चौहंदड़ो है, ये जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, ये शिल्प उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र था। जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र किसे माना जाता है शिल्प उत्पादन का, तो दोस्तों आप क्या बताइएगा? चौहंदड़ो, ठीक है। और ये शिल्प कार्य क्या होता है? शिल्प कार्य में होता था मन के बनाना, मन के अर्थात जिसे आज वर्तमान में हम लोग मोती कहते हैं, ठीक है दोस्तों। मोती बनाना, संग कटाई करना, धातु कार्य, मोहर निर्माण, बाट बनाना। बाट क्या होता है? जैसे कि आप तराजू जानते होंगे, तराजू में जो किलो का वजन होता है उसी को बाट बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि मन का जो होता है, जो मन के होते हैं उसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों मैंने आपको पीछे बताया था कि आपको फैंस का पात्र देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये जो आप स्क्रीन में चित्र देख पा रहे होंगे, ये है फैंस का पात्र, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग जानते हैं कि मन के जो होते थे वो किस तरह से, मतलब कैसे बनाए जाते थे, ठीक है। तो जो ये मन के होते थे इनका निर्माण विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनाया जाता था, ठीक है। जैसे कि कार्नेलियन जो कि एक सुंदर लाल रंग का होता था, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी, धातु, सोना, तांबा, कांसा, सेक, फ्यांस और पक्की मिट्टी, इस ये सारा वस्तुओं से मन के बनाए जाते थे, ठीक है। कुछ मन के दो या दो से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। यह मन के चमत्कार बेलनाकार, गोलाकार और ढोलाकार, खंडित आदि आकार के हो सकते हैं। इन पर चित्रकारी करके इन्हें सजाया जाता था, ठीक है दोस्तों। ये जो मनके होते हैं, मोती होते हैं, इनको बहुत, मतलब इनका जो शेप होता है, इनका जो आकार होता है बहुत प्रकार का होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार इत्यादि, इस तरह से, ठीक है दोस्तों। अब मनके बनाने में विभिन्न पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं के अनुसार इनको बनाने की तकलीफ में भी बदलाव किया जाता था। सिलखड़ी एक मुलायम पत्थर है, ठीक है दोस्तों, जो आसानी से उपयोग में लाया जाता था। कुछ मनके ऐसे भी मिले हैं जिन्हें सिलखड़ी के चूर्ण को सांचे में ढालकर बनाया जाता था। इसके विभिन्न आकार के मनके बनाए जाते थे, ठीक है दोस्तों। ये जो सिलखड़ी आप देख पा रहे होंगे, ये सिलखड़ी एक मुलायम पत्थर है जिसे काटा जाता था, आसानी से आप काट सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका भी मन का बनाया जाता था। तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कि कार्नियल का लाल रंग, जो अब मैंने आपको पीछे बताया, कार्नियल का लाल रंग ये जो है
इसको आपको प्राप्त करना है तो किस तरह से प्राप्त कीजिएगा ना, पीले रंग के कच्चे माल को आग में पकाने से ये प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, मनके बनाने में घिसाई, पॉलिश और इसे छेद करने की प्रक्रिया से यह पूरे होते थे। दोस्तों ये मन का आप कोई शेप बना दीजिएगा तो उससे नहीं होगा, आपको उस शेप को फिर आपको घिसाई करके उसका जो शेप एक एक्यूरेट शेप पर बनाना पड़ता है। उसके बाद इसको पॉलिश किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसमें छेद किया जाता है। दोस्तों आप यदि मन के अर्थात मोती बनाइएगा, यदि आप माला बना रहे हैं तो मोती में यदि छेद नहीं होगा तो आप धागा कैसे पार कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यही बताया गया है यहाँ पे। और लोथल, चौंदड़ो और धुलावीरा जो होते थे छेद करने के उपकरण मिलते हैं। दोस्तों ये जो है लोथल, चौंदड़ो और धोलावीरा, ये 3 स्थल जो है यहाँ पे मनकों का छेद किया जाता था। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट है कि नागेश्वर और बालाकोट दोनों बस्तियाँ समुद्र तट के समीप है। ठीक है, यह संघ की वस्तु चूड़ियाँ, जैसे कि हो गया चूड़ियाँ, करछियाँ और पच्चीकारी बनाई जाती थी। यहाँ से निर्मित वस्तुओं को दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था, क्योंकि यहाँ ये जो है नागेश्वर और बालाकोट ये समुद्र तट के समीप होती थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या बनाया जाता था ना, चूड़ियाँ बनाया जाता था, करछियाँ बनाया जाता था, पच्चीकारी बनाया जाता था। ठीक है दोस्तों, और इसका एक जगह से दूसरा जगह आयात निर्यात भी किया जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कि इतिहासकार द्वारा उत्पादन केंद्रों की पहचान। दोस्तों यदि कोई भी क्षेत्र है वहाँ पे कोई भी चीज़ का उत्पादन हो रहा है तो इतिहासकार कैसे उस चीज़ को पता करेगा, क्योंकि ये जो है बहुत ही प्राचीन सभ्यता है, तो कैसे पता करते थे इसको जानते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन स्थानों पर शिल्प उत्पादन कार्य होता था वहाँ कच्चा माल तथा त्याग की गई वस्तुओं का कूड़ा करकट मिलता था। इससे इतिहासकार अनुमान लगाते थे कि इन स्थानों पर शिल्प उत्पादन कार्य होता था। दोस्तों कोई भी चीज़ आप यदि बना रहे हैं, जैसे कि मनका बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों, मनका बना रहे हैं, ठीक है, मनका का शेप अगर उसका घिसाई करके कोई थोड़ा सा भी कूड़ा करकट जो बच रहा है उसको आप एक जगह फेंक रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, एक जगह आप रख रहे होंगे, तो वो जो है आपका उपयोगी नहीं रहा वो वस्तु, तो वो आप वहाँ पे फेंक दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और इतिहासकार इसी को देखकर अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे जो है शिल्प उत्पादन कार्य या फिर कोई भी कार्य हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि पुरातात्विक सामान्यतः पत्थर के टुकड़े, शंख, तांबा, अयस्क जैसे कच्चे माल, शिल्पकारी के औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल, कूड़ा करकट ढूंढते थे और इसी के कारण इतिहासकारों को पता चलता था। ठीक है, इनसे निर्माण स्थल तथा निर्माण कार्य की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, इसी के जरिए इतिहासकार पता करते हैं कि यहाँ पे ये कार्य होता था और इस तरह से होता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख तथा पत्थर को काटा जाता था तो इनके टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन स्थल पर फेंक दिए जाते थे। कभी कभी बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था, लेकिन जो अति सूक्ष्म पत्थर के टुकड़े होते थे उनका उपयोग नहीं हो पाता था, जिस कारण उसे कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। यह टुकड़े पुरातात्विक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते थे। ठीक है दोस्तों, यदि किसी जगह पर कार्य हो रहा है तो वहाँ पे जो भी कूड़ा करकट होता था, जो भी बेकार की वस्तुएं होती थी, वो वस्तुएं वहीं पर फेंकी जाती होगी। ठीक है दोस्तों, ना कि जैसे कि इस जगह पे कार्य हो रहा है ना कि, और इस जगह पे जो वस्तु है उसको ना कि कोई और देश में या फिर और जगह फेंका जाएगा, जिस जगह पे कार्य होगा उसी के अगल बगल में फेंका जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसी के जरिए पुरातात्विक जो होते थे उन्होंने अनुमान लगाते हैं और इसको पता करते हैं कि इस जगह पर इस कार्य को किया जाता था। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शिल्प उत्पादन में कच्चे माल की प्राप्ति। जो शिल्प उत्पादन होता था वो उसके कच्चे माल जो होते थे उसको प्राप्त कैसे करते थे। ठीक है, तो जो कच्चा माल होता था वो 2 स्थानों से प्राप्त किया जाता था, जो कि एक स्थानीय स्थल पर उपलब्ध होती है, जो कि होती है मिट्टी, जो कि कच्ची मिट्टी होती है, पक्की मिट्टी, और दूसरा होता था दूर से लाई जाने वाली वस्तुएं, जैसे कि हो गया पत्थर, लकड़ी, धातु, जलोढ़ मृदा, ये जो है बाहर से मंगाया जाता था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाले माल। ठीक है,
तो इसको जानते हैं दोस्तों। तो हड़प्पा वासी जो है वो शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे, जैसे कि नागेश्वर और बालाकोट से सिंक मतलब संग मिल जाता था वहाँ से। ठीक है, अफगानिस्तान में सुरगई जो होता था वहाँ पे नीले रंग का लाजवट मनी मिल जाता था। लोथल जो कि लोथल से कार्नेलियन पत्थर मिलता था। सिलखड़ी दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात से मिलता था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये सब आपको याद रखने वाला चीज़ है, जो कि नागेश्वर और बालाकोट से शंख मिल गया। अफगानिस्तान में सोदगोई जो है वो उसमें नीले रंग का लाजवट मनी मिल गया। लोथल से कार्नियल पत्थर मिल गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको याद रखना चाहिए ये सब। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ये राजस्थान है, राजस्थान के खेतड़ी वहाँ से तांबा लाया जाता था। ठीक है दोस्तों, ये जो तांबा है ये खेतकड़ी है राजस्थान के, ये जो तांबा के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। ठीक है, और दक्षिण भारत से सोना लाया जाता था। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ये सुदूर क्षेत्र से संपर्क, सुदूर क्षेत्र से संपर्क किस तरह से था और कैसा था, इसको जानते हैं। हाल के कुछ वर्षों में कुछ पुरातात्विक खोज से ऐसा ज्ञात हुआ है कि तांबा ओमान से भी लाया जाता था, और ओमान के तांबे और हड़प्पा पुरावस्तु दोनों में निकल के अंश मिले हैं। एक हड़प्पा वर्तमान जिसके ऊपर काले मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ी थी ओमान से प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, ऐसा पुरातात्विक ज्ञात करते हैं कि जैसे कि हड़प्पा सभ्यता एक जगह हो गया और ओमान कहाँ बहुत ही अरब साइड हो गया, अरब साइड तरफ। ठीक है दोस्तों, तो इतना दूर दूर में एक ही तरह की वस्तुओं को पाना, तो जो इतिहासकार होते हैं वो ऐसा अनुमान लगाते हैं कि इतने दूर पे यदि एक ही चीज़ उपलब्ध है, एक ही चीज़ दोनों स्थान पर पाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे व्यापार भी होता था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो इतिहासकार हैं वो अनुमान लगाते थे। और नेक्स्ट पॉइंट है कि मेसोपोटामिया के लोग, मेसोपोटामिया का जो लेक है उसमें मगान शब्द था, और मगान से संभवतः मगान जो है मगान शब्द, इससे संभवतः ओमान के लिए प्रयोग किया जाता होगा, ये इतिहासकार अनुमान लगाते हैं। ठीक है, लंबी दूरी से संपर्क में अन्य पुरातात्विक खोज में हड़प्पा की मोहर, बाढ़ तथा मनके भी मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हड़प्पा की मोहर, बाढ़ तथा मनके, ये तीनों चीज़ ओमान में मिला है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा इतिहासकार लगता है, इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे व्यापार भी हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हम लोग का मोहर और मुद्रांकन। तो इसको जानते हैं। मोहर और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्क को आसान बनाने के लिए होता था। ठीक है, जैसे कि उदाहरण में आपको समझाऊं तो किसी सामान से भरे थैले को एक स्थल से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है तो उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता था। ठीक है, थैले में मुख मुख को रस्सी से बांध दिया जाता था। दोस्तों, कोई भी चीज़ यदि एक जगह से दूसरी जगह जाती होगी तो उसमें एक थैला में घुसाकर एक रस्सी से बांध दिया जाता था। ठीक है, अब रस्सी से बांध दिया, उसके बाद क्या हुआ कि उसके मुख पर थोड़ी सी गीली मिट्टी को जमा कर उस पर मोहर से दबाया जाता था। ठीक है, जिससे उस गीली मिट्टी पर मोहर की छाप पड़ जाती है। दोस्तों, यदि आप किसी भी गीली मिट्टी पर कोई छाप देते हैं तो वो छाप उस पर मतलब वो छाप जो है उस पर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि थैला अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले उस पर बने मोहर के निशान को कोई नुकसान पहुंचाता था तो इसका अर्थ था कि थैले के साथ कुछ छेड़छाड़ जो है वो नहीं की गई है, और मुद्रांकन के प्रेषक की भी पहचान का पता चलता है। दोस्तों, यदि कोई एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई सामान ले जा रहा है तो सामान में क्या होता था कि एक सामान जो होता था उसको एक थैले में घुसाया जाता था। ठीक है, और सामान को थैले में घुसाने के बाद थैली को रस्सी से बांधा जाता था और वहाँ पे एक गीली मिट्टी दिया जाता था, उसके ऊपर हड़प्पाई मोहर लगाया जाता था। ठीक है दोस्तों, हड़प्पाई मोहर लगाया जाता था और उसके बाद उसको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जाता था। यदि उस मोहर पर छेड़खानी की गई हो तो यदि जैसे कि वहाँ का मोहर जो है वो अगर हट जाता था तो ऐसा मतलब इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि अगर वो जो मोहर होता था वो अगर हट गया है तो उसके साथ कहीं ना कहीं छेड़खानी किया गया है, और यदि वो मोहर नहीं हटा है तो वो एकदम सफलतापूर्वक वहाँ पे पहुँच गई है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हड़प्पाई मोहर, ये है दोस्तों हड़प्पाई मोहर। ठीक है दोस्तों, और हम लोग जानेंगे हड़प्पाई लिपि के बारे में। दोस्तों हड़प्पा लिपि, यहाँ की जो लिपि थी वो एक चित्रात्मक लिपि थी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे मछली बनाया गया है, तो जैसे कि कोई भी चीज़ इन लोग को लिखना आता था एक चित्र के माध्यम से लिखते थे। ठीक है दोस्तों, तो इसको जानते हैं। हड़प्पाई लिपि चित्रात्मक लिपि थी। इस लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग 375 से 400 के बीच थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ का जो लिपि की संख्या था, जैसे कि हम लोग की लिपि की, जैसे कि हम लोग की संख्या क्या था, ABCD में 26 को लेटर हो गया, क ख में ज़्यादा भी नहीं, उतना भी ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा थी कि लगभग 375 से 400 के बीच थी। ठीक है दोस्तों, इतनी संख्या, इतनी ज़्यादा जो चिन्ह होते थे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। जैसे कि हम लोग, जैसे कि हमको कुछ लिखना है आई एम बॉय, तो दोस्तों जैसे कि लिखते हैं आई एम, इस तरह से इधर से लिखते हैं लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे राइट टू लेफ्ट इस तरह से लिखा जाता था। ठीक है दोस्तों, और हड़प्पा लिपि एक रहस्यमय लिपि है। क्यों ये रहस्यमय लिपि है? क्योंकि ये जो है आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाढ़, तो इसको जानते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं दोस्तों बाढ़। ये सब जो है इसे बाढ़ कहा जाता है। ये हड़प्पा सभ्यता में मौजूद थी। ठीक है दोस्तों, तो इसको अच्छे से जानते हैं। ये जो बाट होता था ये चट नामक पत्थर से बनाया जाता था। छोटे बड़ों छोटे बा जो ये जो है ये बाट होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। छोटे बाटों का प्रयोग आभूषण और बनकों को तोलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पलटे मिले हैं। ठीक है दोस्तों, यह बाट देखने में बिल्कुल साधारण होते थे। इनमें किसी प्रकार का कोई निशान नहीं लगाया जाता था। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हम लोग का हड़प्पा संस्कृति में शासन। दोस्तों यदि आप थोड़ा सा भी सोच रहे होंगे, थोड़ा सा भी इसके बारे में आप समझ पा रहे होंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो आपको कहीं ना कहीं डाउट हो रहा होगा कि इतनी बड़ी सभ्यता में, इतनी बड़ी सभ्यता थी, एक ही तरह के ईंटें बनाए जाते थे, एक ही तरह के मोहर मिले हैं। दोस्तों अगर एक ही तरह का बहुत इतने, जैसे कि ये जो है सभ्यता इंडिया में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, तीनों देश में फैली हुई थी। ठीक है दोस्तों, और ये तीनों देश में अगर फैली होगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तो शासन तो जरूर रहा होगा। तो इसको जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार का शासन था, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। संभवतः हड़प्पा समाज में जिसका भी शासन रहा होगा, उन्होंने जटिल फैसले लिए होंगे, उसको कार्यान्वित किया गया होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हड़प्पा की वस्तुओं में एक रूपता दिखाई देती है, जैसे कि हो गया मोहर, बाट, मनके, ईंट अलग अलग स्थान से मिली है, लेकिन सब में एक रूपता दिखी है। ठीक है दोस्तों, कहीं ना कहीं इसमें एक शासन तो जरूर रहा होगा, नहीं तो इतनी बड़ी सभ्यता में एक ही जैसा मोहर, बाट, मनके कैसे मिल सकते हैं दोस्तों? ना कहीं यहाँ पे शासन जरूर रहा होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक विशाल क्षेत्र में फैली सभ्यता है। दोस्तों मैं आपको बताया कि जो सभ्यता है बहुत ही बड़ी सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने आपको पीछे बताया चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, दोस्तों ये चीन और मिस्र सभ्यता को जोड़ दिया जाए फिर भी हड़प्पा सभ्यता एक विशाल सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, ये जो है फिर भी जम्मू, गुजरात, पाकिस्तान अधिकतर स्थानों पर एक ही प्रकार की ईंटें प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं हड़प्पा शासक को लेकर पुरातात्विक में क्या भेद होते हैं। इन लोग के पास मतभेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे प्रसाद और शासक। मोहनजोदड़ो में एक इस विशाल भवन मिला है जिसे प्रसाद की संज्ञा दी गई है, लेकिन यहाँ से कोई भव्य वस्तु नहीं मिली है। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा का नाम दिया गया है, लेकिन इसके भी विश्वसनीय प्रमाण जो है वो नहीं मिले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक पत्थर की मूर्ति मिली है, तो यहाँ पे ये जो मूर्ति मिली है इसको राजा का नाम दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसका कोई साक्षी है, इसका कोई सबूत नहीं मिला है। ठीक है, अब इन लोग का पुरातत्वविद जो होते हैं, पुरातत्वविद, उसके बीच क्या मतभेद होता है उसको जानते हैं। तो कुछ पुरातत्वविद जो होते हैं, पुरातत्वविद जो होते हैं, उनका मानना था कि हड़प्पा सभ्यता में शासन नहीं थे। ठीक है, शासक नहीं थे, सभी
की स्थिति समान थी। ठीक है दोस्तों, कुछ पुरातत्वविद ये मानते हैं, तो कुछ का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में कुछ कोई एक शासक नहीं थे, बल्कि यहाँ से एक से अधिक शासक थे। जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि में अलग अलग राजा हुआ करते थे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इन लोग का ये मानना है। ठीक है दोस्तों, और कुछ लोग ये मानते हैं कि कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि यह एक राज्य था। ठीक है, यह एक ही राज्य था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में विशाल क्षेत्रफल होने के बाद भी विभिन्न स्थलों से एक जैसी क्या दोस्तों ना पुरातत्विक का मिलना, नियोजित बस्तियों का साक्ष्य मिलना और ईंटों का समान आकार मिलना, तो कहीं कहीं इन लोग का ये मानना होता था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आपको क्या साक्ष्य, आपको क्या पता चलता है कि इसमें क्या हुआ होगा, शासन रहे होंगे या फिर कुछ और रहा होगा, तो दोस्तों आपका क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो है इसका अंत किस प्रकार से होता है। तो ठीक है दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता का अंत का पूरा मतलब एक सटीक साक्ष्य तो नहीं मिला है, लेकिन माना जाता है कि बाढ़ से इसका जो अंत हुआ है। ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी का मार्ग बदलना, ठीक है दोस्तों, तो कहीं कहीं भूकंप का कारण माना जाता है, तो जलवायु परिवर्तन, तो कहीं कहीं आर्यों का आक्रमण माना जाता है, तो कहीं कहीं वनों की कटाई मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब कारण हुआ करता है हड़प्पा सभ्यता का पतन का। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कनिंघम कौन था। ठीक है दोस्तों, कनिंघम कौन था और इसको जो एक भ्रम था, तो इसको जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको जानते हैं। दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो कनिंघम है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पहला डायरेक्टर जनरल था। ठीक है, इसे जो है इनका पूरा नाम सर अलेक्जेंडर कनिंघम था। ठीक है दोस्तों, और ये जो है भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो है कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक खनन आरंभ किया। यह लिखित स्रोतों का प्रयोग पसंद करते थे। ठीक है दोस्तों, ये जो है लिखित स्रोतों का प्रयोग जो है वो पसंद करते थे। ठीक है, अब इसका एक भ्रम था, तो दोस्तों ये इसका क्या भ्रम था इसको जानते हैं। दोस्तों इनका भ्रम था कि अलेक्जेंडर कनिंघम को एक अंग्रेज अधिकारी ने जब हड़प्पाई मोहर दिखाई, तो कनिंघम जो है यह नहीं समझ पाए कि वह मतलब मोहर कितनी पुरानी है। तो ठीक है दोस्तों, इसको एक मोहर दिया गया, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि ये जो मोहर है वो कितनी पुरानी है। तो ये जो कनिंघम है वो उस मोहर को उस कालखंड से जोड़कर बताया जिसके बारे में वो जानकारी थी। दोस्तों कनिंघम को नहीं पता चला कि ये मोहर कितनी पुरानी है, लेकिन उनको जितना ज्ञात था, जिनके जितने बारे में इनको पता था, उतना इन्होंने बताया कि ये जो है यहाँ की मोहर थी। ठीक है दोस्तों, तो वे उसके महत्व को समझ नहीं पाए और वह मोहर कितनी प्राचीन थी इसको भी ये समझ नहीं पाए। कनिंघम ने यह सोचा कि यह मोहर जो है भारतीय इतिहास का प्रारंभ जो है गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों से संबंधित है, जबकि यह मोहर गंगा घाटी के शहरों से भी पहले की थी, अर्थात हड़प्पा सभ्यता की थी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे उत्खनन तकनीक के बारे में। यहाँ की जो उत्खनन तकनीक थी इसको जानते हैं। सामान्य तौर पर सबसे नीचे के स्तर पर मिली वस्तुएं प्राचीनतम मानी जाती है और सबसे ऊपरी स्तर पर मिली वस्तुएं न्यूनतम मानी जाती है। इसके आधार पर पुरातत्व का कालखंड निर्धारित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको कोई चीज़ बहुत आप खुदाई कर रहे हैं और बहुत ही नीचे मिली है, तो दोस्तों ये बहुत ही प्राचीन हुई, और उससे भी पहले आपको कोई वस्तु मिली है तो वो कहीं ना कहीं एक नई वस्तु मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। दोस्तों ये जो है इसके बारे में जॉन मार्शल क्या कहते हैं तो इसको जानते हैं। ये जो जॉन मार्शल हैं उनको भी कनिंघम की तरह आकर्षक खोज में दिलचस्पी थी। यह रोजमर्रा की ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। जो ये जॉन मार्शल थे ये हड़प्पा के रोजमर्रा की ज़िंदगी के बारे में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। ठीक है दोस्तों, अब है कि जॉन मार्शल जो थे वो पूरा स्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा करते थे। इनका मानना था कि यदि पूरे टीले में सामान्य परिणाम वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन किया जाए। दोस्तों ये जो है जॉन मार्शल ये पुरातत्व के स्तर
को ये अनदेखा करते थे। ठीक है दोस्तों, ये अब इनका मानना था कि ये जो खुदाई कर रहे हैं वो एक क्षैतिज इकाई पर हो। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या कौन सुधार करता है इसको जानते हैं। जो ये आर ई एम व्हीलर जो है, ये व्हीलर 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने थे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने उत्खनन की समस्या का निदान किया। इन्होंने एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करने का अधिक महत्व दिया। ठीक है दोस्तों, तो उसका जो मतलब प्रोसेस करने का तरीका था उसमें ये सुधार करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक की धार्मिक मान्यता। जो कि हड़प्पा सभ्यता है उसमें धार्मिक मान्यता जो है वो किस प्रकार की थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है आभूषण से लदी एक नारी की मूर्ति मिली है जिसे इन लोग मातृ देवी की संज्ञा दी है। ठीक है, अब विशाल स्नानघर तथा कालिंगन और लोथल से मिली है। ठीक है दोस्तों, ये जो विशाल स्नानघर जो है वो कालीबंगन और लोथल से मिली है। ठीक है, और वेद्यों तथा संरचनाओं को अनुष्ठानिक का महत्व दिया गया है। कुछ महरों में अनुष्ठान के दृश्य मिले हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ मोहरों पर पेड़ पौधे उत्कीर्ण थे। ठीक है, कुछ मोहर में पेड़ पौधे मिले हैं। तो दोस्तों मैंने आपको इससे पहले एक मोहर दिखाया, उसमें आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर में मछली और भी कुछ चित्र बने और नीचे में एक जानवर का चित्र मिला था। ठीक है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा के लोग प्राकृतिक की पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों, कुछ मोहर में एक व्यक्ति योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है। कभी कभी इन्हें जानवरों से घिरा दिखाया गया है। संभवतः यह शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवता रहे होंगे। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जैसे कि आप जानते होंगे शिव भगवान के साथ जो एक गौ माता होती है वो होती है, तो कहीं ना कहीं इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये जो है एक शिव भगवान होते थे, शिव भगवान है और इसकी पूजा क्या करते थे। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट है पत्थर के शंकु आकार वस्तुओं को शिवलिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक मैंने जितने भी टॉपिक समझाए होंगे आपको ये पूरे आपको समझ में आए होंगे। ठीक है दोस्तों, जितने भी मैंने टॉपिक समझाए आपको पूरे समझ में आए होंगे। दोस्तों यदि आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों अभी जाएं और जल्दी से ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको टेलीग्राम में नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। और दोस्तों यदि आपको इसका इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।